वो जो रिसर्च का काम है शुरू है वो सलीम साहब बताएं। उसको अभी तक फहरिस्त नहीं बनी कोई, कितने दिए गए कितने वापस आए, तो मैंने कहा था ना बाकायदा इंतजाम के मुताबिक करो। क्या तैयार हमारे पास तो हम दिए हैं, बाकी आगे ही तैयार होकर नहीं, वो और बाकी की बहस छोड़ दो ना। अब मुझे ये बताया करो कि कितनी गई थी और कितनी वापस आ गई हैं, कितनी दवाएं हैं? 36 गई हैं जी, तो 33 36 अच्छा जी, तो 14 के करीब अभी हैं हमारे पास जो देनी है अभी तकसीम करनी है जी। अच्छा, और बाकी उसके अलावा उसके अलावा टोटल हम 62 पढ़ चुके हैं। हाँ, उन 62 पढ़ चुके हैं जो जी, उनके पास, उनके अभी तक छपे हुए आपके पास नहीं नोट? उनमें से 36 ये दे चुके हैं, वो हमें मिल चुके हैं उनका काम। ठीक है, और 14 ये हमारे पास है इनका, ये हाँ, देना है। ये तो 50 बनी। 50 और 12 के अभी हमारे पास नोट्स नहीं है। क्यों नहीं? कहाँ हैं वो नोट्स? कुछ उर्दू के हैं उसमें से, वो अभी इंग्लिश में होने नहीं हो चुके हैं। एक ये भी हैं, ये हम सेलेनियम में पढ़ चुके हैं ना, सासपीला भी जी, और सैलाडीला भी और रीमैक्स भी। हाँ, तो ये जो यहाँ से ले रहे हैं। और बताओ मुझे कौन से रह गए, मैं देखूं। हाँ? अरफा, आपके बेटे का क्या हाल है अब? वो 3 दिन तो ठीक रहा, आज फिर उसकी तबीयत खराब थी। उसको क्या दिया आपने अब उसको? अपने मैंने कोई हाइड्रोसाइनिक एसिड और कब दी थी? आज सुबह जब उसकी तबीयत बीच में छोड़ दी थी आपने? देती रही थी, लेकिन ठीक भी लग रहा था। आज फिर पता नहीं क्या होगा। फिर पूछना था ना मुझसे, और दवाई तजवीज़ करते उसको। अपने हाइड्रोफोबिनम का था ना, हाँ, तो वो एक ही खुराक मैंने दी, वो ज्यादा नहीं दी मैंने। क्यों डर गई? जी, फोबिया में डर लिखा हुआ ना। मेरे को दिल नहीं है तो हो ही। बस फिर वही नुकसान उठाया आपने। अच्छा। देनी चाहिए थी, अब जाते ही दे दें उसको। अच्छा, ट्यूबरकुलिन में मैंने एक दी, आज फिर उसको दी 3-4 दिनों 1000 में। वो ठीक है, लेकिन हाइड्रोफोबिनम अच्छा। और वो हाइड्रोसानिक एसिड, ये 2 मैंने बताई थी आपको। जी। ये दवाएं छोड़नी नहीं चाहिए थी, गलती की है। लगातार देती जाती जब तक जरूरत है लगातार। वो तो ऐसा इतना ठीक हो गया था कि वो एक रात आ नहीं रहा था, उसके बाद। हाँ, ठीक होने के बाद तो यह तो नहीं कि दवा बीमार किया जाए जबरदस्ती। वो आपने छोड़ दी जो दवा, वो गलती की है। जब अलामतें वापस आए उसी वक्त देनी चाहिए। हाइड्रोफोबिनम भी जरूर देनी चाहिए थी। ये मिला के मैंने देखा, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, समझ गए? अच्छा, आज मुख्तलिफ दवाएं हैं जो रोजमर्रा काम की। एक है सेनिशो ऑरेंज, सेनिशो SENECIO, सेनिशो। ये आमतौर पर ख़ास नौजवान बच्चियों की अंदरूनी तकलीफ़ों के लिए मुफीद है। जिसका कैलकेरिया फॉस मैंने कहा था ना, कैलकेरिया फॉस तो तकलीफ़ें अगर जवानी की उम्र में जब मेंसेस आने वाले हों, सर्दी से बंद हो जाएं, सर्दी लग जाए, तो फिर सारी उम्र वो तकलीफ़ रहती है जब तक उसका कैलकेरिया फॉस से इलाज न किया जाए। और सेनिशो ऑरेंज अमूमन नौजवान छोटी बच्चियां जो बलूगत को पहुंच रही हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल कमज़ोरियों के साथ गहरा ताल्लुक़ रखती है। और चूँकि इस सोसाइटी में आमतौर पर ये तकलीफ़ें होती हैं, बच्चियां बाज़ दफ़ा बताती नहीं गैर को, तो माओं को इल्म होना चाहिए कि क्या इलाज होगा।
इसमें आमतौर पर बेहतियाती से उन दिनों में नहा लिया जाए, नहाने के बाद जल्दी बाहर आ जाएं, सर्दी लग जाए या पाँव भीगे रहें देर तक, ये नमदार मौसम में नंगे पाँव घर में फिरती हैं बच्चियां बाज़ दफ़ा, उनसे मेंसेस पर जितने बदअसर पड़ते हैं उनका इलाज सेनिशो ऑरेंज में है। लेकिन आगाज़ में कैलकेरिया फॉस पहले देखनी चाहिए। दूसरा इसका ख़ास निशान है खून बहना जगह जगह से, ओरिफिस से, नाक से, हर जो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन और जिल्द मिलती है उसके जोड़ से या उन सुराखों में से खून बहना, ये सेनिशो का निशान है। और ये आमतौर पर सांप के काटने से अलामतें पैदा होती हैं, मगर इस दवाई में भी ये नुमायाँ मिलती हैं। गालिबन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से इसका ताल्लुक इसीलिए है, वो भी ब्लीडिंग से ताल्लुक रखने वाली चीज़ है। गुर्दे में जो दर्द का दौरा पड़ता है उसमें बहुत गैर मामूली दर्द ज़्यादा हो तो उसमें 2 फौरी दवाइयाँ मैंने आपको बताई थी, याद है? क्या क्या थी? एकोनाइट और बेलाडोना। एकोनाइट और बेलाडोना 1000 ताकत में 15 मिनट के वक्फे से, अगर उसको गर्मी से तकलीफ बढ़ती हो या खून का बहुत दबाव है उस तरफ तो बहुत जल्दी आराम आता है इससे, लेकिन उसके बाद फिर मुस्तकिल इलाज ज़रूरी है। और दूसरी दवा ये भी है, लेकिन मैंने जो आपको बताई थी वो थी कि अगर गर्मी से आराम आता हो तो फिर मैकफॉस बहुत इफ़ेक्टिव है, और कालुसिंथ भी ऊंची ताकत में दी जा सकती है। मैकफॉस के साथ एकोनाइट भी मिलाना होता है कि नहीं? नहीं, सिर्फ एकोनाइट, मैकफॉस सिर्फ। एकोनाइट तो ब्लड रश के साथ बेलाडोना की तरह का है, मैकफॉस और तरह की चीज़ है। और इंतहाई शदीद दर्द अगर इन दो नीचों से ना हटे तो उसमें सेनिशो ऑरेंज को याद रखें। मैं तो अमूमन 6x में गर्म पानी में घोल के तो बार बार सिप करने के लिए देता हूँ, वही काफ़ी हो जाती है। हो सकता है ऊंची ताकत में भी मुफीद हो, लेकिन मुझे इल्म नहीं है। 6x में टिक्कियाँ आमतौर पे होती हैं पास, वो काफ़ी गर्म पानी, उबलता हुआ पानी ना हो मगर गर्म पानी हो, उसमें चंद टिक्कियाँ घोल दें तो मरीज़ को कहें सिप करे वो थोड़ा थोड़ा। और पेट का दर्द का दौरा हो या किसी और जगह अगर गर्मी से फ़ायदा होता हो उसको, तो उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है? आमतौर पर ये मथली का और उल्टियों का दौरा होता है इसके पित्ते की दर्द के साथ और अपेंडिसाइटिस के साथ, और गुर्दे की तकलीफ अक्सर इसके बगैर होती है। लेकिन सेनिशो ऑर्गन्स का निशान ये है, अगर ख़ास पहचान इसको इसकी करनी हो, कि इसमें साथ मतली भी हो जाती है। तो अगर गुर्दे की दर्द हो और वॉमिटिंग का रुझान हो तो फिर सेनिशो ऑर्गन्स को पहले ट्राई करना चाहिए। हेमरेजिस का बता चुका हूँ, उसमें ये मुकाबला करती है हेमामेलिस और फास्फोरस और ब्राउनिया बाज़ सूरतों में। तो हेमरेजिस की दवाओं में एक ये भी और फिर मिलीफोलियम भी बहुत अच्छी और फौरी असर दिखाने वाली दवाएं हैं। इससे मिलती जुलती दवा अब बर्बरिस है, गुर्दे की बात हो रही थी। बर्बरिस को अमूमन लोग मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं
और मदर टिंचर में अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि ये सिर्फ दर्द को दूर नहीं करती बल्कि वो पथरी को घुलाने में बहुत मुफीद है। और बाज़ इसके टीका भी कर दिया करते थे, हमारे शेख मोहम्मद हनीफ साहब मरहूम इसका टीका भी किया करते थे और ज़्यादा मटीरियल डोजेज देते थे। मैंने उनसे इस बारे में एक दफ़ा पहले इख्तलाफ किया था, अब आपके सामने कर रहा हूँ कि ये जो दवाएं हैं अगर ये होम्योपैथिक हैं तो इनकी जो मदर टिंचर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, बात सूरतों में नुकसान हो सकता है कि बजाय इसके कि होम्योपैथिक रद्दअमल पैदा करें, अगर ज़्यादा दवा चली जाए तो वही इलामतें पैदा कर भी सकती है। और दूसरे होम्योपैथिक के टीके बनाना है ही फजूल बात, क्योंकि इसका रद्दअमल मैदे में जाकर हज़म होने से और उसके बाद खून में मिलने से के साथ ताल्लुक़ ही नहीं रखता। होम्योपैथिक का रद्दअमल कैपिलरीज में जो फौरी तौर पर दवा जज्ब होती है, और दवा होती कोई नहीं, उसकी याद है, उसका रद्दअमल फौरी होता है। बाज़ दफ़ा अगर स्किन के ऊपर भी रब कर दिया जाए तो उससे भी फ़र्क पड़ता है फ़ौरन। इसलिए गुर्दे के ऊपर अगर माऊफ जगह के ऊपर आप होम्योपैथी की दवा कर रब करें तो उसका रद्दअमल नज़र आएगा कुछ अर्से के अंदर। और डॉक्टर राजा साहब ने इसको इसी बिना पर इसको स्मेल सिस्टम ईजाद किया है, जो बजाय इसके कि दवाई खा ली जाए, सूंघ ली जाए, तो खा भी सकते हैं, कोई अर्ज नहीं, मुंह में जाते ही वही असर करेगी, ख़ास आपस में फ़र्क नहीं है, कोई वजह ही नहीं कि स्मेल से ज़्यादा असर हो और खाने से कम हो। या मगर एक फ़ायदा उसका ये होगा गालबन कि पैकेज आसान है और किसी गोली की ज़रूरत नहीं, किसी पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं, यूँ सूंघा और ठीक ठाक हो गए। अब मसले उठ खड़े होंगे कि रोज़े में सूंघा जा सकता कि नहीं। बर्बरिस को मैं बता रहा था कि अमूमन मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है, लेकिन इस ताकत में बहुत मुफीद है। और अगर ये वाक़ियतन होम्योपैथिक हो उस केस को और रद्दअमल ही से पथरी पे अच्छा असर पड़ता है तो फिर 30 ताकत में ज़्यादा मौसर और ज़्यादा गहरा असर करती है। और इस ताकत में जिगर के लिए भी बहुत मुफीद है और पित्ते की पथरी में भी बहुत मुफीद है और दिल पे भी बहुत अच्छा असर है। तो 3 कम्बिनेशंस हैं इसके, गुर्दा, पित्ता, जिगर, और इनके असर के साथ फिर दिल पर असर पड़ता है। अगर जिगर की खराबी से दिल पर असर हो तो फिर ये दवा मुफीद है, बराह रास्त दिल का टॉनिक नहीं है। और जिगर की खराबी से अगर दिल पर असर पड़े तो बिलअमूम ब्रेडिकार्डिया होता है, बजाय इसके कि टैकीकार्डिया यानी तेज न दिल धड़के, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाता है। बाज़ मरीज़ मैंने देखे हैं, एक दफ़ा रब्बा में एक ज़िम्मेदार आया हुआ था तो उसको चूँकि फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे डॉक्टर साहब ने, ये भाई नहीं मरहूम ने बुलाया था, तो उसकी नर्व्स 30 पे ठहरी हुई थी, किसी चीज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और जिगर ख़राब था। अब मुझे याद नहीं कि उसको फ़ायदा हुआ था कि नहीं, लेकिन मैंने तजवीज़ कर दी थी 12 दवाएँ। और उसके बाद चूँकि मैं अस्पताल जाया नहीं करता था, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर किताबों में ये मिलता है कि जिगर की ख़राबी से जब जिसका ताल्लुक़ बर्बरिस से हो, पल्स स्लो डाउन हो जाती है। और दूसरी दवा भी ऐसी है जिसमें स्लो डाउन हो जाती है और वो मगर उसको डॉक्टर इसलिए स्लो डाउन होती है कि डॉक्टर ओवर डोजिंग करते हैं। वो डॉक्टरों की अक्सर इस्तेमाल होने वाली दवा है दिल में, क्या कहते हैं उसको? डिजॉक्सिन अगर नब्ज़ बहुत तेज हो तो उसको हल्का करती है और स्लो डाउन कर देती है दिल को। लेकिन ये जो इसका असर है ये होम्योपैथिक नहीं है, ये एलोपैथिक असर है, ये बराह रास्त दबाती है।
और चूंकि ये बराह रास्त उसको दबाती है, इसके फिर दो तरह के असर जाहिर होते हैं। अगर आप होम्योपैथिक में देंगे इसको, तो वो मरीज जिसका जिगर ख़राब हो और नब्ज़ आहिस्ता हो गई हो, उसमें डिजिटैलिस मुफीद है। आपके यहाँ तेज़ नब्ज़ के लिए दी जाती है, दिल की तेज़ धड़कन के लिए। उस बाबे को मैंने डिजिटैलिस दी थी, मुझे याद है, इसीलिए मुझे वो अब दोबारा याद आई है। उसका जिगर बहुत बड़ा हो गया था और नब्ज़ कम होते होते 60 से, पहले 60-62 हुआ करती थी, 30 पे आ गई थी। और डिजिटैलिस का एक दूसरा असर भी होता है, और होम्योपैथिक में अगर दी जाए तो वो बहुत तेज़ दिल की धड़कन में भी मुफीद है। उस सूरत में जबकि दबाते दबाते आखिर वो दिल जवाब दे जाए। यानी आमतौर पर डिजॉक्सिन ज़्यादा दी जाए तो कुछ अर्से के बाद प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स जो हैं वो हाथ से निकल जाती हैं और दिल के मसल कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर वो फड़कने से लग जाता है, पूरी बाकायदा नब्ज़ें नहीं रहती। उसमें होम्योपैथिक ताकत में डिजिटैलिस किसी हद तक मुफीद हो सकती है इसलिए कि अगर डिजिटैलिस ही का ज़हर की वजह से ये इलामतें हों तो फिर मैं यकीन से नहीं कह सकता कि कोई फ़ायदा हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर किसी और वजह से डिजिटैलिस वाली इलामतें हों तो फिर डिजिटैलिस उसमें ज़रूर मुफीद है। समझे? ये पता करना पड़ेगा कि वो मरीज़ तो नहीं जिसको लंबा अरसा तक एलोपैथिक में डिजिटैलिस मिली है। ऐसे कई मरीज़ मैंने देखे हैं जो बिलाखिर दिल की वजह से वफात पा गए, कि जिनको लंबा अरसा डिजिटैलिस पर रखा गया, फिर आखिर डॉक्टरों ने कहा कि अब हम ज़्यादा नहीं दे सकते, और दिल ने बिल्कुल आखिर पे उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर बड़ा तेज़ धड़कता है, बड़ी सख्त बेचैनी पैदा होती है, और उसका फिर कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि नहायत बेचैनी से मौत वाक़या हो। और मुश्किल फिर ये पड़ती है कि इसमें लंग्स में पानी बैठ जाता है और वो बढ़ जाता है पानी, जिगर पर भी बद असर होता है, जिगर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो डिजिटैलिस पर रखे हुए मरीजों का अक्सर तकलीफ दे अंजाम होता है। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स से माजरत के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो भी कोशिश करें कि ना ही इस्तेमाल करें इसको। सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ौरन फ़ायदा दिखाएगी, लेकिन सप्रेशन करती है, क्योर नहीं करती। बर्बरिस की भी यही इलामतें हैं जो मैंने बताया था इस पहलू से, कि जिगर पर असर है और नब्ज़ को हल्का कर देती है। इसलिए होम्योपैथिक डोज में जिगर को ठीक करती है और हल्की नब्ज़ को मुनासिब कर देती है। गाउट्स में इसका बहुत असर है, और बर्बरिस को अगर मदर टिंक्चर की बजाय 30 में दिया जाए गाउट के लिए, तो कुछ अर्से में जिस्म हल्का हो जाता है और तेज़ाबी मादे पेशाब से निकलते हैं और पेशाब ज़्यादा होता है। मगर इस सूरत में ये याद रखना चाहिए कि ओवरडोजिंग नहीं होनी चाहिए, वरना दिल पर भी असर पड़ता है। ख़तरनाक ना भी हो तो अगर किसी को डिजिटैलिस 30 में कुछ अर्सा दें तो दिल कमज़ोरी महसूस करता है और वज़न ये गिराती है साथ। इसलिए औरतों को एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर वज़न गिराने के शौक़ में कोई ज़्यादा ही ना खा जाए बर्बरिस। मगर मेरा तजुर्बा है अगर बर्बरिस दी जाए, मैं एहतियातन कम देता हूँ क्योंकि दिल की वजह से, अक्सर तो मैं छोटी ताकत में इसलिए देता रहा हूँ, लेकिन 30 में भी इस्तेमाल की है। पेशाब आवर है और काफ़ी तंग करती है, फिर 2-2 घंटे बाद मरीज़ को बाहर पेशाब पे जाना पड़ेगा और बाज़ दफ़ा उससे भी जल्दी, लेकिन जिस्म का रुका हुआ पानी निकाल देती है और गुर्दे साफ़ करती है। हाथ रोक कर देनी चाहिए। अगर दिल में कमज़ोरी की शिकायत मरीज़ करे तो कुछ देर के लिए रोक दें, लेकिन जब काम करती है तो बदन को बिल्कुल हल्का कर देती है, वो पुरानी बैठी हुई दर्दें साफ़ होनी शुरू हो जाती हैं।
इसकी दर्दें जो हैं उनके साथ एक ख़ास इलामत यह है कि ट्विंजेस होती हैं, यूँ करके जिस तरह चुटकी भरी हो, अंदर उसके छोटा सा स्पेज़म होता है और यूँ स्पेज़म इसका हिस्सा है असल में, यानी तशन्नुज और ये जो गुर्दे की तकलीफ़ है ये भी तशन्नुज की वजह से होती है। अंदर की नालियों में ख़ारिश या सोजिश की वजह से तशन्नुज हो जाता है। तो बर्बरिस में अमूमन मसल्स में ये फड़कना और एकदम यूँ बंद होकर दर्द का एहसास, लेकिन लंबा अरसा नहीं रहती। दूसरी इसकी एक ख़ास अलामत यह है कि इसकी दर्दें रेडिएट करती हैं चारों तरफ। परीरा बराबा की जो गुर्दे की दर्द है वो अमूमन एक रुख पे चलती है, गुर्दे से नीचे रान की तरफ उतरेगी, और ये इलामत है कि परीरा का मरीज़ है। लेकिन बर्बरिस जिस तरह बल्ब रेडिएट करता है हर तरफ, इसकी दर्दें रेडिएट होती हैं। अगर गुर्दे में हो तो वहाँ से रेडिएट होंगी, अगर पित्ते में हो तो वहाँ से रेडिएट होंगी। और पित्ते में अगर ये इलामत पाई जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव दवा है, लेकिन मदर टिंचर में ओवरडू नहीं करना चाहिए, समझे? पेशाब की इसकी जो तकलीफ़ें अपनी हैं इस दवा की इलामतों में ज़ाहिर होती हैं। वो कभी ज़्यादा पेशाब आकर पतला हो जाता है, कभी कम होकर बदबूदार और उसमें फासिद मादे मिले हुए, तो दोनों तरह की इलामतें इसमें मिलती हैं। मालूम होता है कभी पेशाब ज़्यादा आता है तो गुर्दे साफ़ हो जाते हैं, इसलिए बदबू वगैरह ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर ये काम करना छोड़ देती है या गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, तो ये अलामत पैदा होती है। माफ़ी चाहता हूँ, ये आपने सिनीशो शुरू किया था, बर्बरिस अब कुछ अलामतें बता रहे हैं। हाँ। ये बर्बरिस के मुतालिक है कि सब कुछ बर्बरिस के मुतालिक। ठीक। सिनीशो ख़त्म करने के बाद उसको पैक करके ठीक है, यहाँ रख दिया यूँ, जी जी, और ठीक, उसके बाद बर्बरिस ठीक है, शुरू हुई। और ये बताया था कि चूँकि सिनीशो में गुर्दे की बातें हुई हैं, ठीक है, इसलिए उसी ताल्लुक में अब आप गुर्दे की बातें कर रहा हूँ, ठीक है? बर्बरिस, गुर्दा असल में बर्बरिस का ख़ास निशान है। ठीक है, यहाँ तक कि अक्सर होम्योपैथ सिवाय गुर्दे के किसी चीज़ में नहीं देते इसको, याद ही सिर्फ गुर्दे पे आती है। हालांकि पित्ते की पथरी की भी चोटी की दवा है, ठीक है, जिगर की भी चोटी की दवा है, समझे हैं? ठीक है। तो बेरी-बेरी भी इसी को करते हैं? क्या? बेरी-बेरी भी इसी को करते हैं? किसको? बर्बरिस को? बेरी-बेरी नहीं, बेरी तो बीमारी है, विटामिन बी की कमी की वजह से जो हो जाती है जिल्द पर, क्योंकि वही चीज़ है ना सर। हाँ, आपने को अपना मरम्मत को तैयार किया है काम, थोड़ा सा उसमें बेरी लफ्ज आया कहीं, लिखा हुआ था बेरी आपकी दवा में कहीं? नहीं, बड़ी देर से पता है। ये इस बात का जो गलत है, बड़ी देर से पता है। बर्बरिस में रूमेटिज्म से ज़्यादा गाउट की इलामतें हैं, इसलिए पंजों में भी और हाथों में, उंगलियों वगैरह में जो ठहरी हुई दर्दें होती हैं उनमें बर्बरिस ज़्यादा मुफीद है। और इसमें और कौन सी दवाई है जो बहुत अच्छी है? बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड को बर्बरिस से अदला बदला भी जा सकता है और कोई नुकसान नहीं है। कभी बर्बरिस दे दी, कभी बेंजोइक एसिड दे दी। मैंने कहा ना बर्बरिस कभी कभी रोक देनी चाहिए ताकि इसका दिल पे घबराहट, कमजोरी का असर ना हो। उस सूरत में बेंजोइक एसिड इसका बेहतरीन मुतबादिल है और जिस्म में से ये मादे कम करने के लिए मुफीद है। दिल पर इसका असर होम्योपैथ जो अच्छे डॉक्टर हैं वो ये बताते हैं
कि जिगर के ऊपर ये असर करती है, और जिगर के खराबी के नतीजे में दिल की बीमारी। जिस कमजोरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिगर को ये ठीक करती है तो दिल को भी ठीक करती है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो असल में जहाँ भी डिपॉजिट्स किसी किस्म के तेजाबी मादे, जो मसलन यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह, ये जहाँ जोड़ों में बैठे हों, जो दवा उनको हिलाती है उनको पहले खून में शामिल करती है, फिर वो गुर्दे से निकालती है। तो जो हलचल में खून में जो तेजाबी मादे होते हैं तो वो फिर इरिटेट करते हैं। तो दिल पे जो कमजोरी का एहसास है ये उस वजह से है, इसका उस जिगर की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गए? वहाँ ये ठीक करेगी तो दिल में को टोन अप करेगी, बल्कि छोटी पल्स को बढ़ा के ठीक करेगी। लेकिन अगर यूरिक एसिड वगैरह जोड़ों में हो और दर्दें हों और मरीज एकदम हल्का महसूस करना शुरू करे, तो वो वक्त है कि तवज्जो की जाए कि दिल के ऊपर कहीं बदअसर तो नहीं पड़ रहा। इसलिए उस वक्त पेशाब आवर तो दवा खुद है, पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए। ऐसे मरीज को पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए, वो फिर घोल कर उन मादों को जल्दी बाहर निकालता है। इसकी जो दर्दें हैं उनका हरकत से कोई ताल्लुक नहीं। बैठा हो मरीज, आराम कर रहा हो, चल रहा हो, वो अपने वक्त में आप ही आएंगी। ट्विंजेस जो उठती हैं वो खुद ब खुद उठती हैं। बाकी अक्सर तो इसकी जो रेडिएशन की है खासियत, उस पर ही डॉक्टर बहुत लिखते हैं। जो ट्विंज जिसको मैंने कहा ना, यूं करके अचानक यूं बंद होती है दर्द मुट्ठी की तरह एकदम, ये हर दर्द में इसके मौजूद होती है। यहाँ तक कि जोड़ों के दर्दों में भी ट्विंजेस छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है पथरी, गुर्दे की पथरी में और पित्ते की पथरी में। वहाँ अगर ट्विंजेस हों और चारों तरफ फैलने वाली दर्दें हों तो ये तीर बहदफ काम करती है। चेहरे पर, सर के ऊपर एहसास होता है जैसे कोई चीज लिपटी हो, पट्टी बंधी हुई हो। ये और किस दवा में नुमाया है? हाँ? नहीं, ग्लोनाइन में। और ग्लोनाइन में ये जो पट्टी का एहसास है, नेट्रोम्योर में भी मुमकिन हो, लेकिन जो सबसे नुमाया है वो ग्लोनाइन में है। बर्दाश्त नहीं कर सकता आदमी टोपी भी, और गर्दन में कॉलर को बंद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये लेकेसीज में भी है। समझे हैं? तो इसमें सर के ऊपर कुछ भी ना हो, ये फर्क है। और तो टोपी बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, घुटन सी रहती है कुछ, लेकिन यहाँ कुछ भी ना हो तो महसूस होता है जैसे कुछ लिपटा हुआ है। ये बर्बरिस की कोई खास इलामत है, जैसे मेरे सामने कभी नहीं आई आज तक। सुराइना वगैरह की तरह इसको भी बहुत भूख लगती है बर्बरिस के मरीज को। लेकिन इसकी जो भूख है ये दौरेदार है। बाज मरीजों में दौरेदार भूख होती है, और दमे के मरीजों में जिनका मैदे से ताल्लुक हो उनमें भी ये इलामत पाई जाती है कि कभी भूख का दौरा पड़ा है और बहुत बदपरहेजी कर जाते हैं बच्चे, और फिर दमा और बिल्कुल भूख बंद।
फिर ठीक होंगे, फिर भूख। अगर ये ऑल्टरनेट इलामतें दमे में मिलें तो नक्सवामी का दवा है, और अगर उन तकलीफ़ों में मिलें जो बर्बरिस की तकलीफ़ें हैं तो बर्बरिस इलाज है। इस पहलू से इसका मिजाज बिल्कुल नक्सवामी का वाली भूख से मिलता है। इसकी दर्दों में स्टैबिंग भी पाई जाती है, जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो, और ये जिगर में ख़ास तौर पर और गॉल स्टोन की सूरत में भी ये स्टैबिंग पेन्स उठती हैं बाज़ दफ़ा। गॉल स्टोन में अमूमन स्टैबिंग पेन्स पीछे की तरफ जाती हैं, और दवाओं में भी होती है, यहाँ से पीछे कमर में। लेकिन इसकी बर्बरिस की हर तरफ, कभी इस तरफ शूट कर जाएगी, कभी उस तरफ शूट कर जाएगी, फुलझड़ी की तरह, कोई उसका एक रुख नहीं है। आमतौर पर रफ्ता रफ्ता इसके मरीज का असर अगर जिगर और पित्ते पर हो तो उसका रंग जर्द होना शुरू हो जाता है और यरकान की इलामतें ज़ाहिर होती हैं। और यरकान की इलामतें जब ज़ाहिर हों तो स्टूल का रंग बदलकर मिट्टी जैसा हो जाता है, और वो वक्त है कि फौरी इसका बर्बरिस से इलाज होना चाहिए। ऐसी सूरत में मैं कार्डुस मैरियानस भी साथ मिला देता हूँ, और इनका कोई इख्तलाफ नहीं, एक दूसरे के मददगार होते हैं। मगर जिगर में इसको मदर टिंक्चर में ही देता हूँ मैं। 30 में बाकी चीज़ों में इस्तेमाल किया, गुर्दे में या गाउट वगैरह में, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन जिगर में 30 का मुझे तजुर्बा नहीं है, मगर हो सकता है उसमें भी मुफीद हो। क्योंकि इसलिए 30 का नहीं किया कि मैं कार्डुस मैरियानस को साथ में लाना चाहता था, और कार्डुस मैरियानस मदर टिंचर में दी जाती है, वो जिगर की चोटी की दवाओं में से है। तो इन दोनों के मिजाज मिलते हैं इस पहलू से। और एक चीज़ इसकी अजीब है, जिसका मुझे तजुर्बा तो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने, बाज़ अहम काबिल एतमाद डॉक्टरों ने लिखा है कि फिस्टुला जो मकद में हो जाता है, बर्बरिस बाज़ दफ़ा अगर बाकी इलामतें मिलती हों तो अकेली ही फिस्टुला ठीक करने के लिए काफ़ी है, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने आपको बताया था कि हरकत से इसकी दर्दों का ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो इसकी रूमेटिक भी होती हैं बाज़, मगर अक्सर गाउट की जो दर्दें हैं उनका हरकत से ताल्लुक है। उनमें हरकत से ज़रूर तकलीफ बढ़ती है, क्योंकि जोड़ हिलते हैं तो अंदर बैठे हुए मादे भी तंग करते हैं। तो ऐसा मरीज़ जो उठता है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे पाँव रखता है पहले, और उसको एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। ये इलामत अगर जिस्म की अमूमी दर्दों में पाई जाए तो उसमें बर्बरिस 30 में मुफीद है। रीनल कॉलिक में गुर्दे के जो कॉलिक है और पथरी वगैरह, उसमें बहुत फ़ायदा है इसका, बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन कुछ लंबा अरसा खिलानी पड़ती है ताकि पथरी फूल के बाहर आ जाए। लेकिन अगर पथरी ऑक्सैलिक एसिड की होगी तो फिर बर्बरिस उसको कुछ नहीं कहेगी। ऑक्सैलिक एसिड की पथरी में बर्बरिस कुल्लियतन बेअसर है, ऑक्सलेट्स से बनती है, समझे हैं? और वो होती भी इतनी सख्त है कि ये जो आजकल जो नई चीजें निकली हैं ना, वो साउंड से, जिस तरह हैं,
नहीं लेजर नहीं, जो आवाज हाई इंटेंसिटी की वेव, जिस तरह ये माइक्रोवेव के अवंस होते हैं, उस टाइप की माइक्रोवेव ट्रीटमेंट होती है जो सिर्फ गुर्दे की पथरी पर असरअंदाज होती है। और लेजर से इन मानों में मुशाबे है कि लेजर में ये बात पाई जाती है कि जहां गर्मी पैदा करता है वो लेजर, उसी जगह उन्होंने उसको कोई टिंट देकर उस जगह को लेजर कबूल करने के अहल बना दिया होता है। तो इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होगा, वो स्पॉट जहां लेजर ने काम करना है उसी स्पॉट के ऊपर वो अपनी पूरी ताकत दिखाता है। बाज़ क्लॉट्स को भी ये जला देते हैं और बाज़ पुराने स्कार्स को अंदर जला देते हैं, मगर इर्द गिर्द के उसके कुछ नहीं होता। और उसके साथ आमतौर पर अब नए ऐसे निज़ाम बन गए हैं कि ट्यूबें डाल के उसको ठंडा करने के लिए इर्द गिर्द के जो टिश्यू हैं उनको हिफाजत के लिए उसको ठंडा करने के लिए भी इंतज़ाम किया होता है। मगर बहरहाल ये जो दवा है ऑक्सैलिक एसिड का, जो मैं बता रहा था कि उसकी पथरी वो इससे भी ठीक नहीं होती, बिल्कुल उसको जवाब दे देती है। जहाँ तक मैंने तजुर्बा किया है, अगर ये किसी चीज़ से ठीक होती है तो सिलिशिया और कैलकेरिया फ्लोर 6x में कुछ अर्सा खिलाया जाए तो रफ्ता रफ्ता ये इसको घोल देता है। आपने यही मेरी बाजी को दी थी दवाई ऑक्सैलिक एसिड हैं? लेटर में लिखा है। फिर फायदा हुआ था? जी वही मैं बता रही थी ना। क्या बता रही? कोई नहीं बता रही थी, चुप करके बैठी है तुम। कि वो औरतों को आदत होती है, वही मैं बता रही थी। मैंने खत में कब बता रही थी? आपने लिखा ना। अरे खत तो मिलेगा, बताओ क्या बात है। उनको थी ना पथरियाँ थी वो, अच्छा, जिगर में और गुर्दे में और ठीक है, पित्ते में। ठीक है। तो पहले आपसे एक नुस्खा लेके दिया तो वो उनको नहीं पता था, सिर्फ गुर्दे के लिए। ठीक है। तो दर्दों को आराम नहीं आया। ठीक। तो दोबारा आपने जब दिया तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड और बर्ग्रेस और प्रीराग्राइवा और भी मैंने लिखे मुझे। हाँ हाँ। बहरहाल ये आपने दी ना तो उन्होंने 1 महीना ये खाए। ठीक है। तो वो जब दोबारा हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन शायद करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट आई तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई पथरी नहीं है। कोई निशान ही नहीं। वो इसलिए वो उनको मैंने सिलिशिया नहीं दी थी, उनकी इलामतें ऑक्सैलिक एसिड मांग रही थी। तो चूंकि ऑक्सैलिक एसिड वो पथरियाँ पैदा करता है, जिस पथरी की मैं बात बता रहा हूँ कि ज़िद्दी, वैसी ही उस नौजत की पथरियाँ जो ऑक्सैलिक एसिड की सिम्टम्स में मिलती हैं, वो उनके गुर्दे में भी थी, उनके इसमें नहीं जिगर में, पित्ते में तो थी, जिगर के अंदर भी पथरियाँ थी। और डॉक्टर्स बहुत परेशान थे कि ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो मुझे उनके उस वक्त गुर्दे का नहीं लिखा था, उन्होंने सिर्फ यही लिखा हुआ था जो उनका खत आया था पहला। उनको मैंने ऑक्सैलिक एसिड और साथ कम्बिनेशन दिया था, तो ये बता रही हैं कि बिल्कुल सब ठीक हो गया अल्लाह के फजल से, कोई निशान ही नहीं रहा। अब मैं आपको एक दवा बताता हूँ एस के साथ, और दवाएं हैं सेनेगा है मेरे पास, सैंग्विनेरिया है और सीपिया है। पहले सेनेगा शुरू करते हैं। सेनेगा वो एलोपैथिक दवा है जो 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से, जब वो क्लासिकल ट्रीटमेंट हुआ करती थी नुस्खों वाली, उस वक्त सेनेगा हर छाती के नुस्खे में इस्तेमाल होता था। और एक मुस्तकिल जुज़ था उस मिक्सचर का जो छाती की बीमारियों में, खांसी में, यहाँ तक के सिल के मरीजों के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। छाती पर असर तो इसका है, लेकिन होम्योपैथिक में भी ये साबित हुआ कि इसकी वजह से भी छाती की बीमारियां पैदा होती हैं। और ये नई बात सामने आई कि ये खुद कुछ इसका बीमारी दूर करने वाला था, कुछ पैदा करने वाला भी था। इसका मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी 2 असरात होते हैं। प्राइमरी ये कि अगर थोड़ी मकदार में दी जाए तो वो एक बीमारी को दूर कर देती है दवा,
और वही दवा अगर बढ़ा दी जाए तो बैन ही वही बीमारी पैदा कर देती है जिसके लिए वो दी गई थी। इसकी एक मिसाल ओपियम है, इपिकॉक है। ये भी एलोपैथिक नुस्खों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। टिंक्चर ओपियम और टिंक्चर इपिकॉक ये मतली दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये तहकीक शुदा बात है, सब एलोपैथ भी जानते हैं कि अगर ज़्यादा दे दी जाए तो सख्त मतली पैदा करती हैं दोनों चीज़ें। तो सेनेगा का केस भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाला केस है। प्राइमरी असर इसका लंग्स को बीमारियों से और हर किस्म के बलगमी मिजाज से साफ करना है, और सेकेंडरी असर वो सारी बीमारियां पैदा करना जिनको वो थोड़ी मकदार में ठीक करती है। दमे में भी, कार्डिक एस्मा में भी बहुत मुफीद है। कार्डिक एस्मा में सबसे अच्छी दवा स्पॉन्जिया है, लेकिन सेनेगा भी अगर इसके साथ रखी जाए तो मिला के, मैंने कभी इस्तेमाल तो नहीं किया लेकिन मेरा ख्याल है, अब मुझे ख्याल है अगर मिला के भी दी जाए तो हो सकता है मुफीद हो। बाद ऐसी दवाएं हैं जो जानवरों पर भी होम्योपैथिक में तजुर्बा होती रहती हैं, और जानवरों और इंसानों की बीमारियों में फ़र्क ये है कि इंसान की बीमारियों में एक दवा हर मर्ज़, एक ही मर्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाली दवा हर इंसान में काम नहीं करती, क्योंकि मर्ज़ अगरचे वही है लेकिन इंसानों के मिजाज अलग अलग हैं, और कभी कोई दवा मांगता है इंसान, कभी कोई दवा, बाज़ एक दवा मांगते हैं बाज़ दूसरी। तो इंसान का अपना मिजाज भी बदलता रहता है और इंसानों के मिजाज भी अलग अलग हैं। लेकिन जानवरों में सीधी सादी एक ही किस्म की सरिश्त पाई जाती है, इसलिए जो दवा एक दफ़ा कैटल पे काम करेगी वो हमेशा ही करेगी इल्ला माशाअल्लाह। जो दवा किसी मुर्गियों पे काम करेगी वो हमेशा ही करेगी, सिवाय इसके कि अल्लाह ना चाहे, क्योंकि ऐसे इस्तिस्ना ज़रूर मिलते हैं। लेकिन अक्सर मामलात में ये उसूल दुरुस्त है। सेनेगा कैटल के नमूनिया के लिए चोटी की दवा है, और वबा की तरह नमूनिया फैले हों कैटल में, अब सेनेगा उसको देंगे तो खुदा के फल से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और इंसानों में अगर निमोनिया के साथ प्लूरिसी का हमला भी सख्त हो तो सेनेगा उसकी अच्छी की दवा है। ये प्लूरा के साथ बहुत ताल्लुक़ रखती है, और इसका अगर निमोनिया भी होगा तो प्लूरा ज़रूर इन्फ्लेम होता है, कम्बिनेशन के तौर पर चलता है। बाज़ दफ़ा खाली प्लूरिसी होती है। और इस पहलू से ये रस्टॉक्स और ब्राउनिया का एक क्रॉस लगता है। कुछ अलामतें रस्टॉक्स की हैं, कुछ ब्राउनिया की हैं। चेस्ट पेन्स, रूमेटिक पेन्स, इन्फ्लेमेटरी पेन्स, ये सब जो हैं, और दमा की अलामतें मामूली से हरकत से भी अगर बहुत बढ़ जाएं तो सेनेगा उसकी दवा होगी। ये इसकी खास ब्राउनिया की अलामत है। चढ़ाई पर चढ़ना इसके लिए दूबर है, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर दिल का अस्थमा है, यानी दिल की कमज़ोरी की वजह से, उसके मसल्स की ताकत की कमी की वजह से दमा हो जाता है, तो चढ़ाई तो ज़हर है ऐसे मरीज़ के लिए। तो ये कोई नई इलामत नहीं, उसी इलामत का एक हिस्सा है असल में। बाज़ दफ़ा जब बढ़ जाए तकलीफ़ तो फिर मामूल चंद कदम उठाने से भी
दिल फड़कने लग जाता है और बाद दफा दमे का अटैक हो जाता है। और एंटीमोनियम टार्ट की तरह उस वक्त ये फेफड़े को साफ करने के काम आ जाती है जब फेफड़ों में मवाद बैठ चुका हो और कमजोरी की वजह से फिर इंसान उनको बाहर ना निकाल सकता हो। बाद दिल की कमजोरी असरअंदाज हो रही होती है फेफड़े के ऊपर भी। इन दोनों के आपस में बड़े गहरे ताल्लुक हैं। तो सेनेगल में अमूमन दिल की कमजोरी की वजह से अगर फेफड़ों में उनको खांसी के जरिए मादे निकालने की ताकत ना हो या नफ्सियाती कमजोरी पैदा हो, यानी जिस जान पैदा ही ना हो, उसके लिए हिम्मत ही ना आए, तो उसमें सेनेगल मुफीद है। अगर सिर्फ फेफड़े का कसूर हो और दिल का ताल्लुक ना हो तो एंटीमोनियम क्रूड, एंटीमोनियम टार्ट। इसके जो लंग्स की तकलीफें हैं जिनमें वो खांसी के जरिए अपने बलगमों वगैरह को बाहर निकाल के फेंक नहीं सकता, इसमें वही कमजोरी है जो मालूम होता है दिल के साथ ताल्लुक है। थोड़ी देर तक बाहर लाता है, फिर वो गिर जाता है अंदर, फिर बाहर लाता है, बाद दफा वो निकल जाएगा लेकिन इतना बाहर नहीं आता कि उसको बाहर फेंक सके। तो ये इलामत कॉस्टिकम में भी है। कॉस्टिकम में इसलिए कि वो फालजी इलामतें उसमें पाई जाती हैं। और किस में है? ब्राउनियम में भी है कि नहीं है? क्यों जी? स्पॉन्जिया में है, वही दिल वाली बात। तो स्पॉन्जिया और सैनिशो ऑरेंस और कॉस्टिकम इस पहलू से मिलते हैं आपस में। बाद लोगों को आंख का फालिज होता है और ऊपर का लेड गिर जाता है नीचे, उसमें और भी दवाएं हैं मगर ये भी एक अच्छी दवा है। एगेरिकस भी उसमें अच्छी है। प्लम्बम भी आंख के ऊपर के फालिज के लिए मुफीद है। आयराइटिस में भी मुफीद है ये दवा। कॉर्निया के ऊपर दाग या छोटे छोटे जर्रे दिखाई दें, ये ब्लेफराइटिस कोई बीमारी है, मुझे नहीं समझ आई क्या चीज है। जो ब्लेफराइटिस जो सोजिश आंखों की जो ऊपर जो लिड्स इंफ्लेमेशन ऑफ द लिड्स। जी, ये लिड है, इसको ये जो लिड्स को ऊपर का ये छप्पर, आंख का छप्पर, उसकी इन्फ्लेमेशन आइटिस जहाँ भी है वो तो इन्फ्लेमेशन है, लेकिन मसला ब्लेफर के मसला इटिस का नहीं है। इसी को कहते हैं जी ब्लेफर। जी, ब्लेफराइटिस, राइट। ब्लेफा कहते हैं इसको, आंख के छप्पर को। जी ठीक है। जो लेरिंग्स में खुजली होती है, जिसे खांसी बहुत उठती है, ये बहुत दवाओं में मिलती है। ये मैं कई दफाएं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फास्फोरस में भी बहुत नुमाया है, इसमें भी बहुत नुमाया है। अगर एक से फायदा ना हो तो दूसरी से। रस्टॉक्स में भी बाज़ दफा रस्टॉक्स से फौरन फायदा पहुंचता है, लेकिन अगर एक दवा फायदा दे और फिर रुक जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, ये सवाल है। कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? ताकत बढ़ा के दे। हाँ ठीक है। और अगर फिर भी काम ना करे तो और ताकत बढ़ा दी जाए? नहीं नहीं, अगर काम कर रही हो तो ताकत बढ़ाएं। अगर उसने काम किया तो ठीक है, अगर ना करे तो फिर ना छोटी काम आएगी ना बड़ी काम आएगी। इसका मतलब है कि वो दवा आर्जी फायदे की थी, मुस्तकिल इस बीमारी से उसका ताल्लुक नहीं है। फिर मुतबादिल दवा ढूंढनी चाहिए। बस खारिश में भी बाज़ दफ़ा एक दवा फ़ौरन फ़ायदा दे देती है, दूसरी दफ़ा नहीं देती, फिर और ढूंढनी पड़ती है।
मुझे जब ये खांसी पीछे हुई थी तो वो टिकलिश खांसी शुरू हो जाती थी बोलने के नतीजे में। तो मुझे याद है एक दफ़ा फास्फोरस ने फ़ौरन फ़ायदा दिया था, रस्टॉक्स ने भी दिया, और इसने क्या हेपरसल्फ ने बाद में दिया था, उसने लंबा अरसा दिया था फ़ायदा। लेकिन ये जो है अभी मैंने बताई थी दूसरी दवा एपिकॉक नहीं, वो जो असाब की दवा है, नहीं रस्टॉक्स तो बता चुका हूँ मैं पहले ही, हैं? नहीं अभी नाम लिखा है, छोड़ दें उसको। कॉस्टिकम नहीं, वो एक और दवा है, उससे भी फायदा हुआ था। लेकिन मुस्तकिल फायदे में हेपरसल्फ मुझे 30 में कुछ अर्सा खानी पड़ी थी। वो ज़्यादा गहरी जाकर अंदर इन्फेक्शन की वजह है उसको ठीक करती है, महज एक सुपरफिशियल चीज़ नहीं है, बल्कि अंदर दबी हुई कोई इन्फेक्शन है जो बार बार तंग करती है। क्या किसने? एल्यूमिना भी खाई थी, मुझे याद, उससे भी फायदा हुआ था, लेकिन फिर हट गया था। आपके सामने कई दफ़ा मैं निकाल के खाता रहा हूँ, दर्स में भी, इस दौरान भी, तो वक्ती तौर पर फ़ायदा हो जाता था, फिर दोबारा शुरू हो जाती थी। तो उसमें फिर जो मुस्तकिल फ़ायदा गहरा हुआ है वो हेपरसल्फ से हुआ था। हेपरसल्फ में भी ये बात पाई जाती है। नहीं, इस दवा में जो ये टिकलिश चीज़ पाई जाती है, इसके साथ बर्निंग का एहसास होता है जो बाकी दवाओं में नहीं है। बाज़ों में है लेकिन इसमें लाजिम है। अगर सेनेशो की ज़रूरत पड़ेगी, सेनेगा की, सेनेगा, हाँ सेनेगा की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ज़रूरी है। सेनेशो तो ख़त्म हो चुकी है, पहले बढ़ चुका हूँ, लेकिन दवा में वो थी, इसलिए एक दो पहले भी सेनेशो कह चुका हूँ, उसको रेक्टिफाई कर लें। अब सेनेगा है जो लंग्स की बीमारियों में एलोपैथिक दिया करते थे, और इसकी सेकेंडरीज जो हैं उनमें होम्योपैथिक दवा काम आती है। और कैटल की बीमारियों में, ख़ासतौर पे उनके निमोनिया में बहुत अच्छी है। इंसानों के निमोनिया जमा प्लूरिसी में ये बहुत अच्छी है। इसकी बाज़ इलामतें रस्टॉक से मिलती हैं, बाज़ किसे, ब्राउनिया से, और ये दो इलामतें मिलकर बाज़ दफ़ा मरीज़ की पहचान मुश्किल बना देती हैं। हरकत से लंग्स को और प्लूरिसी को तकलीफ़ होती है, लेकिन ये मरीज़ करवटें बदलता है रस्टॉक्स की तरह, कुछ देर के बाद इधर हो जाएगा, कुछ देर के बाद उधर हो जाएगा। तो ये बेचैनी जो है वो रस्टॉक्स दिखाई दे रही है, लेकिन वाक़तन हरकत से इसको तकलीफ बढ़ती है। और भी बातों में रस्टॉक्स से मुशाबे है। तो ये सेनेगा की हैं, मगर मैं किसी पहली इलामत में गलती से सेनेशो कह चुका हूँ तो उसको कैंसिल कर दें, ठीक है? इसमें ड्राइनेस मुंह की और गले की अमूमन मिलती है। और एक ख़ास बात और जो सेनेगा की पहचान में मददगार है वो कॉपर टेस्ट है। सेल, जो बैटरी के सेल हैं, उनके ऊपर छोटा सा कॉपर लगा होता है। कई दफ़ा हम ज़ुबान से लगाते थे तो एक हल्की सी उसमें तेज़ी सी खटास सी है, जो खटास भी नहीं है और लगती भी है कुछ। याद है आपको? कभी लगाया आपने भी? हैं? पंजेंट सी है जी। हाँ, पंजेंट इतनी नहीं है, मगर एक शार्प सी, जिससे कुछ शार्पनेस है उसमें कुछ, तो वो कॉपर टेस्ट कहलाता है। इसके अंदर कॉपर टेस्ट पाया जाता है, यानी गले मुंह में अगर वैसा एहसास हो कहीं कभी कभी जैसे कॉपर है अंदर, उसके लिए बहुत मुफीद है। अभी मुझे खत आया था पाकिस्तान से कि आपने पूछा था कॉपर किस तरह बनता है, तो एलॉय है। आपने चली थी कि
उसमें जिंक मिलाते हैं या और कोई चीज है जिस लिखा है तांबा कहते हैं इसमें? हाँ तांबा नहीं, कॉपर नहीं, मैं दूसरा कह रहा था। पीतल हैं? पीतल में आपने कहा था पीतल, हाँ, पीतल पीतल। में ब्रास कॉपर प्लस जिंक। जिंक है? जी जी। अच्छा, और जिंक ही खाता है, खात में ये लिखा है कि जिंक मिलाते हैं। जी जी। और आगे था एक और ब्रॉन्ज में भी कॉपर है और टिन है। ब्रॉन्ज? जी, उसमें कॉपर और टिन है। अच्छा, और टिन वही तो तीन चीजें होगी ना अलग अलग। जी। एक तो कॉपर खुद है, वो तो अकेला है, धात है, उसमें और कोई चीज शामिल नहीं होती। और एक उससे तैयार करते हैं पीतल, जी जी, ब्रॉस, जो आमतौर पर हिंदुओं के बर्तनों में कसरत से इस्तेमाल होता है। उनकी जो भाजी बनती है अक्सर पीतल के बर्तनों में बनाते हैं, जी उसको ब्रास कहते हैं। जी जी ठीक है ना? जी जी। उसमें कॉपर और जिंक है। उसमें कॉपर और जिंक है। एक कांसी है, कांसी कांसी, ठीक जी, है। ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, उसमें कॉपर और टिन है। अच्छा, मुझे टिन याद था इसलिए मैंने टिन कहा था, मगर जो खत आया था उसमें टिन की बजाय जिंक लिखा हुआ था। तो दरअसल वो कांसी के लिए टिन है जी, और पीतल के लिए जिंक है। हैं? पीतल के लिए जिंक। पीतल के लिए जिंक। जी। ठीक है। इसमें लंग्स के अंदर जो बीमारियां हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस भी शामिल है। बहुत थिक और चिमटने वाली बलगम बहुत कसरत से लंग्स में पैदा होती है, और ये ख़ास तौर पर जब बिगड़ जाए सेल जो छाती की सेल है, तो इस किस्म की बलगम बड़ी कसरत से मिलती है। हमारे रब्बा में एक हुआ करते थे बुजुर्ग, वो अपने साथ अपना स्पिटल लिए फिरते थे हर वक्त, और बातें करते करते इतनी बलगम बनती थी कि लगता था कारखाना लगा हुआ है। और बेचारा ने बड़े सब्र के साथ गुजारा किया। उनको मैं भी इलाज करता हूँ, काफ़ी पैलिएटिव रहा, लेकिन ठीक नहीं हो सके थे वो, क्योंकि वो 30-40 साल से थी और इसी तरह वो गुजारा करते थे। तो ये मैंने देखा हुआ नज़ारा, जो बलगम इस तरह के फेंकते हैं उसमें ये दवा बहुत पैलिएटिव है, क्योरेटिव नहीं है। ऐसी बीमारी में क्योर देने के लिए एहतियात की ज़रूरत है। लंग्स की सेल जब आगे बढ़ चुकी हो तो उस वक्त अगर क्योर है तो सल्फर और सिलिशिया और फास्फोरस में है, लेकिन अगर आगे बढ़ चुकी हो तो बहुत एहतियात से छोटी ताकत में कभी कभी देकर उसका असर रफ्ता रफ्ता बढ़ाएं और जान पैदा करें उसमें। जब वो जान पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद ठीक है, ऊंची ताकत भी दी जा सकती है। और बेसिलिनम भी मरीज में जान पैदा करने के लिए मुफीद है। बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फैमिली में किसी वक्त ट्यूबरकुलर असर है, या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ लाहौर के मसलन शहर में रहने वाले, सैलो रंग और जान नहीं आती चेहरे पर, और ख़ासतौर पर बच्चियों में ये बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर माँ बाप के लिए। तो उनको अगर इसका ट्यूबरकुलिनम और या बेसिलिनम 200 में 2-3 खुराकें देकर 1000 कभी कभी देनी शुरू कर दें, और 1-2 साल के अंदर इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें, तो बाज़ बच्चियों में नुमायाँ तब्दीली पैदा होती है। मैंने खुद देखा है कि हैरत अंगेज़ उनके नक्शा बदल जाता है। वैसे नकूश बुनियादी तौर पर ठीक ही थे, मगर जब वो सिली मरस के असर जिल्द पर हों तो कैसे भी नकूश हों उनमें बिल्कुल जान नहीं रहती, और तबीयत में थोड़ी सी उससे कराहत नहीं तो हल्का सा खौफ पैदा होता है, लेकिन इस दवा से अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाते हैं। तो लंग्स में एहतियातें चाहिए। उनमें क्यूरेटिव दवाओं से पहले कुछ पैलिएटिव दवाएं दी जाती हैं जो उनके अंदर जान पैदा कर दें। सेनेगा में एक खूबी है कि ये चूंकि सिल की क्यूरेटिव नहीं है, मददगार है, इसलिए
सिल के आखिरी दर्जे पर भी जबकि कोई दवा कारगर ना हो, ये फायदा जरूर पहुंचाती है और आसानी पैदा कर देती है मरीज के लिए। तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है सेनेगा की कि ये मददगार है और इसका बद रद्द अमल कोई नहीं है। अब बलगमी मिजाज की एक और दवा भी है, सैंग्विनेरिया। ये दरअसल खूनी मिजाज है जिसके साथ बलगमी बातें भी पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर सैंग्विन उसको कहते हैं जिसके अंदर खून ज़्यादा हो और खून दिखाई भी दे, चेहरा तमतमाया हुआ खून से, ऐसे शख्स को सैंग्विन कहते हैं। हर वो चीज़ जिसमें खून ज़्यादा हो उसको सैंग्विन कहते हैं। तो इस दवा का नाम ही सैंग्विनेरिया है। अब पता नहीं क्यों रखा गया है, शायद उसकी हर देख के, उसकी सिफात देख कर या खुद सोच रंग किया। आपने देखा कभी सैंग्विनेरिया का पौधा? पीरियोडिक हेडेक में इसका इस्तेमाल बहुत है। पीछे से सरदर्द शुरू होती है और आमतौर पर दाईं कनपट्टी पर या दाईं आंख पर बैठती है। मसली इसके साथ आती है, बड़ी सख्त तकलीफ बढ़ जाती है। उल्टियां आने के बाद फिर आराम आता है। और गर्म दवा है मिजाज की, इसलिए पल्स्टिला से इसकी मिलती हैं हरकतें। पाँव भी गर्म, हाथ की हथेलियां भी गर्म, और बिस्तर से पाँव बाहर निकाल देगा मरीज, ठीक है। लेकिन वो खासतौर पर औरतों में मिलती है पल्स्टिला की अलामतें। ये मर्द औरत सब में बराबर है। लंबा असर की दवा नहीं है, बस थोड़ा सा असर वक्ती तौर पर ये बीमारियों को फ़ायदा दे दिया, लेकिन क्रॉनिक मरीजों के लिए काम नहीं आती। और अब वक्त की बात हो रही है तो सिर्फ आधा मिनट रह गया है, इसलिए अब मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल। ठीक है, आज हमने काफ़ी तेज़ काम किया है। 3 दवाएं पढ़ा दी हैं आपको आज अल्लाह के फजल से, बर्बरिस और सेनिशो ऑरेंज और सेनेगा। और सेनिशो का बर्बरिस से क्या ताल्लुक था? पथरी और गुद्दा, इसलिए इनको अभी दोबारा दुहाई कर लें, ज़हनी तौर पर याद रह जाए। ताकि सेनिशो और बर्बरिस का एक मैंने ग्रुप बनाया था, और सेनेगा इसके बाद लंग्स की दवा है। और इसी ताल्लुक में सैंग्विनेरिया भी मैंने शुरू की है। इसमें भी गालबन अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लंग्स की अलामतें पाई जाती हैं। लो जी, अच्छा जी, और कोई बात पूछनी हो, कहनी हो तो बता दें। मैंने कहा आप किस हद तक आगे बढ़ी हैं अपने काम में?